एक जीवन पद्धति है। इसमें अनेक उपासना विधियां हैं। उन उपासना विधियों को मिलकर के सनातन धर्म उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत को एक करके लेके चलता है। और इसके प्रतीक हैं देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर। इसके प्रतीक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। इसके प्रतीक हैं वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण। ये सभी उसके प्रतीक हैं। हमारी पावन नदियां, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ लगाओ, हर व्यक्ति से हम लोगों ने कहा था। 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, 37 करोड़ 21 लाख। और लक्ष्य रखा गया था कि 2 स्थानों को इसके लिए केंद्रित करिए। एक, नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा। याद रखना, हमारी नदियां इस धरती माता के अंदर, उनका रोल वही है जो हमारे इस शरीर के अंदर धमनियों का रोल होता है। रक्त वाहिनियां जो धमनियां हैं, जो रोल उनका होता है, जैसे पूरे शरीर के अंदर अगर धमनियों में कहीं चोट लग जाती है, रक्त बाधित हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग आती है, शरीर में भारी कष्ट होता है, और कभी कभी व्यक्ति और समय काल के गाल में भी समाता है। धरती माता के अंदर भी इन नदियों का रोल वही है। नदी संस्कृति लुप्त हो रही है। आप देखते होंगे अधिकतर नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दुनिया के अंदर भी बहुत सारी नदियां 5,000 प्रदूषित हुई हैं। स्कूलों के मर्ज को लेकर लेकिन लगातार दुनिया के बहुत प्रदेश सारे में लोगों ने राजनीति मिल करके एक प्रयास किया, देखने को मिल उन रही। वहीं नदियों बात का करें उत्तर पुनरुद्धार प्रदेश किया। के योगी सरकार की, तो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष वे पर लोग कटाक्ष नदी करता की हुआ पूजा दिखाई दे नहीं रहा। करते, इस समय मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास से लेकिन पहले नदी है। मैं पुनरुद्धार के तस्वीरें साथ दिखा दूं, उन्होंने एक अपने आप पोस्टर को लगाया जोड़ा। गया है जिसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं योगी सरकार के जो 8 वर्ष हैं, लेकिन किस हम तरह से भारतीय विद्यालयों का नदी बढ़ाया गया है, संस्कृति किस की तरह से पूजा विद्यालयों करते का हैं। संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है। नदी इन तस्वीरों में संस्कृति आप को देख सकते हैं साफ तौर से। देखिए, मानवता के सबसे पहले उद्गम 8 के साल जो स्थल के रूप में जो मानते बढ़ते हैं। गए वर्ष, स्कूलों का होता गया उत्कर्ष। सभ्यताएं वहीं 18 फली मंडलों फूली, में अटल आवासीय विद्यालय, आगे 57 बढ़ी। जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल आज कंपोजिट विद्यालय। वह नदी गोरखपुर में संस्कृति पूर्वांचल के नष्ट होने की पहले कगार सैनिक पर स्कूल है। की स्थापना। नदियों का 680 जल कस्तूरबा प्रदूषित हो गांधी गया है। बालिका विद्यालयों का नई नई उच्चीकरण। बीमारियां आ गई असेवित हैं क्षेत्रों में इस 39 नवीन प्रदूषण हाई के स्कूल, कारण। 14 नवीन इंटर कॉलेजों का एक निर्माण। बीमारी वहीं बात करें तो के लिए कोई उपचार की 25,784 व्यवस्था तय परिषदीय होती है, विद्यालयों में तब स्मार्ट तक नई कॉलेज, बीमारी और आ जाती है। 5568 ICT इन लैब सब से और बचना 7 है नए कि केंद्रीय नदी विद्यालयों की संस्कृति को स्थापना की बचाना गई। इसके होगा। साथ अगर बात करें तो बहुत छोटे छोटे वर्ष उपाय हैं। 2017 से पूर्व मात्र थोड़ा 93 सा आश्रम प्रयास करके पद्धति विद्यालय हम भी संचालित इसमें हो रहे थे। तो सहभागी बन लगातार कहीं सकते ना हैं। कहीं योगी सरकार बड़े स्तर पर, चाहे स्कूल प्रदेश में कॉलेजों की बात 75 करें तो बड़े जनपद हैं, स्तर पर 75 संचालन का जनपदों को प्रक्रिया कर एक रही है। वहीं एक बात नदी करें के वर्ष पुनरुद्धार के 2017 के कार्यक्रम के बाद साथ जोड़ने के लिए 120 कहा गया। जयप्रकाश नारायण आज सर्वोदय तकनीक हो विद्यालय के चुकी है, साथ उस तमाम तकनीक के विद्यालयों माध्यम का से हम भी कर संचालन हो रहा सकते हैं। है। इसलिए अब लगातार योगी तालाबों सरकार का विपक्षियों पुनरुद्धार कर पर सकते हैं। हमलावर नदियों के होती हुई किनारे दिखाई दे रही। खाली पड़ी लगातार कहीं ना जमीनों कहीं पर भी प्रदेश में तालाब जिस बना तरह से करके विपक्ष जल तो संरक्षण, भारतीय जनता बरसात के पार्टी जल का हमलावर संरक्षण है, करके उसको लेकर नदियों कहीं ना को कहीं अब सदानीरा उत्तर बना प्रदेश सकते में हैं। और व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से भी उन्हें सदा नीरा करने में योगदान दे सकते हैं। प्राकृतिक पद्धति से, जिस प्राकृतिक पद्धति से हमारे पूर्वज जल का शोधन करते थे, उस जल के शोधन के माध्यम से भी हम लोग भी आज के परिप्रेक्ष्य में उन तालाबों को, नदियों को शुद्ध कर सकते हैं। याद करिए, यही समय था आज से 6 वर्ष पहले तक
इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर यह समय भय और आशंका का होता था। भय और आशंका किस बात की? इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से यहां पर 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। सर्वाधिक जो बच्चे कालकलवित होते थे, वे कालकलवित होते थे कुशीनगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर। 1200 से 1500 बच्चे, 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चे कालकलवित हुए। कारण क्या था? यह बीमारी कहीं और से नहीं टपकी, मानव निर्मित समस्या थी, मानव निर्मित बीमारी थी। गंदगी और अशुद्ध पेयजल। जैसे ही हर घर में शौचालय बने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, परिणाम क्या रहा? केवल 2 वर्ष हम लोगों ने इस पे कार्य किया और तीसरे वर्ष बीमारी समाप्त। तीसरे वर्ष बीमारी समाप्त हो गई। आप याद करिए, ये वही बच्चे हैं, इनमें से जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इनकी ऊर्जा का, इनकी प्रतिभा का लाभ ये देश लेगा, ये समाज लेगा, ये प्रदेश लेगा। पहले असमय कालकलवित होता था, एक बीमारी की चपेट में आता था, आज बच गया है। और इसलिए नदी संस्कृति को बचाना, हर नदी के पुनरुद्धार के साथ जुड़ना, नदी सदा नीरा रहे, इसके लिए व्यापक वृक्षारोपण और नदी के खाली जमीनों पर तालाबों को खुदवा करके जल संरक्षण के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ना, जिससे नदियां सदा नीरा बनी रहे। दूसरा, व्यापक पैमाने पे जहां भी खाली जमीन है, खाली भूमि हो, ग्राम पंचायत की होगी, सड़कों के किनारे जहां ज्यादा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, 4 लेन के बाद अगर खाली जमीन है, पेड़ लगा लीजिए। आपके खेत के मेंढ होंगे, खाली पड़ा रहता है, उसमें भी पेड़ लगा लीजिए। कहीं ग्राम पंचायत की भूमि है, उस पे पेड़ लगा लीजिए। सड़क का मीडियन पड़ता है, खाली है, उसमें फूल लगा लीजिए। अच्छे अस्थाई फूलों की एक श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। एक व्यापक पैमाने पे आप अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, फॉरेस्ट कवर अगर आपका बढ़ेगा। याद करिए, अभी भी हम पीछे हैं। देश का हर 16-17वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लेकिन वन आच्छादन हमारा अभी केवल 10% है। आबादी 16 से 17%, लेकिन वन आच्छादन केवल 10% है हमारा। ये अलार्मिंग की तरफ हम जा रहे थे। अब तो हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 241 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वन आच्छादन हमारा 10% तक तो पहुंचा है। ये अब आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है ये लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आप देखते होंगे, आप दिल्ली और उसके अगल बगल के क्षेत्र में एनसीआर में जाते होंगे, नेशनल रीजन जो कैपिटल रीजन है, उसमें आप देखते होंगे नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में श्वास लेने का खतरा हो जाता है। श्वास नहीं लोग ले पाते। स्मॉग, इसके कारण कितना खराब स्थिति पैदा होती है। लोग कहते हैं कि साहब जो श्वास के रोगी हैं उनको दिल्ली से बाहर करो, शिफ्ट करो। बुजुर्गों के लिए उस समय हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। हेल्थ इमरजेंसी कि बुजुर्ग बाहर ना निकले। महिलाओं को कहा जाता आप घर के बाहर मत निकलिए। बच्चों को कहा जाता स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो। कहां हम जी रहे हैं? कैसा विकास हमें चाहिए? यानी स्वास्थ्य की कीमत पर विकास। तकनीक हो गई है,
इस तकनीक का इस्तेमाल करते हम इस विकास को बेहतर स्वरूप दे सकते हैं। और उसमें एक माध्यम हो सकता है वृक्षारोपण करके। जहां भी खाली जमीन देखो, एक पेड़ लगा लो। कुपोषित परिवार है, गरीब परिवार है, सहजन का पेड़ लगा लो उसके घर में। सहजन का साग भी खाएगा वो तो कुपोषण दूर करेगा। सहजन की फली खाएगा, उसकी सब्जी खाएगा, उसका सूप पिएगा, कुपोषण दूर करने में योगदान देगा। कुछ तो योगदान देना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि कल प्रातः 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक 37 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश वासियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगा करके इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। यह क्रम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी के पुनरुद्धार का कार्य हो। आप मुझे बताइए, अगर नदी गंगा मैया नहीं होती तो प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता क्या इस रूप में होती? क्या महाकुंभ इस सफलता के साथ आगे बढ़ पाता? जो आता था, मैं देखता था बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो केवल हम भड़काने के लिए गए हुए थे। देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु जन आए थे। सनातन धर्मावलंबी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी था, वह एक बार हिंदुस्तान की तरफ उसका रुख था और हिंदुस्तान में प्रयागराज की ओर उनका रुख था। जब ज्यादा भीड़ होती थी तो उनको कुछ पैदल चलना पड़ता था, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर तक। तो यूट्यूबर्स जाते थे उनको चिढ़ाने के लिए कि आपको पैदल चलना पड़ रहा हो। कहते हैं भाई हम तो त्रिवेणी में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है। और कहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जो हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, क्या ये व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? जिस संगम में हमें स्नान करना है, क्या वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? और कहते हैं अरे फिर भी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। कहना भाई चल मैं रहा हूं, परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? यानी ये जवाब होता था उन श्रद्धालुओं का, और एकदम सटीक जवाब होता था कि नकारात्मकता समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लोग केवल नकारात्मकता के माध्यम से माहौल खराब करना चाहते हैं। देश के अंदर उस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज भारत एक बार फिर से विरासत और विकास के जिस नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा है, यह कार्यक्रम दुनिया के अंदर हम सब को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। हम सब इस परंपरा के अनुगामी बने, कुछ विशिष्ट करने के आदी बने, कुछ नयापन हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ तो नयापन होना चाहिए। अगर हम कुछ कर पाएंगे, अवश्य इसका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन पीठ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 7 दिनों तक आप सब ने यहाँ पे आचार्य श्री के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन कथा के श्रवण का आनंद लिया। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। इस पावन कथा को गोरखपुर वासियों को श्रवण कराने का आनंद प्राप्त कराने के लिए, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि गुरु मूर्तियों की प्रेरणा से हम सब अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज जी, आपके अमूल्य आशीर्वाद
वचन हम सभी को प्राप्त हुए। आपके चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार जो आज के 800-900 वर्ष पहले बीमारू प्रदेश होता था, आज परम पूज्य महाराज जी का सुशासन ही है। आज सभी लोग निश्चिंत हैं और विकास भी हो रहा है। मैं अभी एक हमारे मंच पर गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, सूचना है, आरती आप यहीं पर खड़े होकर के वहीं से अपना आरती गाएंगे और आरती के पश्चात सभी के लिए यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप प्रसाद ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके ही अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। आरती अपने अपने स्थान पर ही वहीं खड़े होकर के आरती करें। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीता राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीता राम तेरी आरती उतारो, कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को। What? TubeBuddy. It does everything for you. SEO optimization, helps you with your thumbnail, video topic planner. Well, I have ideas. Yeah, but TubeBuddy gives you niche insights, which means that they know which topics actually get views. And get this, TubeBuddy's related video manager allows me to link my videos across all of my shorts instantly. But- Instantly. TubeBuddy has everything. It helps creators like you start your YouTube channel and stay consistent so you can actually follow through on your New Year's resolution. Wow, this is so awesome. I had no idea TubeBuddy existed. I'm gonna go try it today. देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के रखरखाव और संचालन का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के हवाले कर दिया है। तो वही सरकार के इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर जेपीएनआईसी को खरीदने की इच्छा जता दी है। अखिलेश यादव
यादव ने कहा है कि अगर एलडीए बेचना चाहता है तो समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी को लेना चाहेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा का जेपीएनआईसी से बहुत जुड़ाव है, क्योंकि ये खुद मुलायम सिंह यादव का प्रोजेक्ट था, तो वो इससे काफी इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि नेताजी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, समाजवादी नेता इससे जुड़े थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब भी एलडीए इसे बेचेगा तो समाजवादियों को याद करेगा। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश सरकार के कार्यकाल पर निशाना साध दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से जेपीएनआईसी को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, उनकी सरकार 2012 और 2017 का कार्यकाल काम के लिए नहीं बल्कि कारनामों के लिए जाना जाता है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो प्रोजेक्ट सिर्फ 265 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 864 करोड़ कर दिया गया, भ्रष्टाचार इसमें किया गया और 821 करोड़ खर्च करने के बाद भी काम आखिरकार पूरा नहीं हुआ। तो अब योगी कैबिनेट ने इसको लेकर मुहर लगा दी है। जो कभी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी सरकार का, योगी सरकार ने अब उसको एक नया जीवन दिया है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुई ये परियोजना अब एलडीए के पास चली गई है, यानी कि पूरा जो जिम्मा है वो एलडीए के पास चला गया। एलडीए उसको हैंडल करेगा। बताते चले कि 8 साल से पूरी तरह से सुस्त पड़ा है एलडीए, और ये वही बिल्डिंग है, आपको याद होगा, जहां से अखिलेश यादव दीवार फांद गए थे। वो विवाद, वो पूरा वाकया आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसी गेट से दीवार फांदे थे अखिलेश यादव, लेकिन अब इस पूरी बिल्डिंग का रखरखाव